विनय ग्रीनवे अपार्टमेंट में रहने वाला बहुत ही सीधा साधा सा लड़का था। उसका बस एक ही काम था कि रोज सुबह टाइम से ऑफिस जाना और शाम को घर वापस टाइम से आना। न ज्यादा दोस्त, न ज्यादा किसी से बातचीत, और उसका सिर्फ एक ही दोस्त था जिसका नाम सौरभ था, जिसे वो अपने मन की सारी बातें बताता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन शाम के समय विनय ऑफिस से घर आ रहा होता है और अचानक ही वो अपने ही अपार्टमेंट से कुछ दूरी पर एक सपना नाम की लड़की से टकरा जाता है और वो दोनों ही जमीन पर गिर पड़ते हैं। जिस पर लड़की गुस्से में उठकर विनय से कहती है, अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ऐसे क्या घूर रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी? सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, माफ करिए। तुम्हारी सॉरी का क्या मैं बरनी में अचार डालूं? हाँ, सारे के सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे। हटो सामने से। सॉरी, रियली सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे। फाइनल, अब आगे से हट जाओ। इतनी देर से बस घूरे जा रहे हो, जाकर अपना इलाज करवाओ। इतना कहकर सपना वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद भी विनय काफी देर तक वहाँ खड़ा उसके बारे में सोच सोच कर मुस्कुराता हुआ घर आता है, जहाँ उसकी माँ मोनिका उसके गंदे कपड़ों को देखकर कहती है, बेटा आज ऑफिस ही गया था या सफाई अभियान में? तेरे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? क्या बोल रही हो माँ? वो मैं रास्ते में गिर गया था, इसलिए कपड़े गंदे हो गए। तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी ना मेरे बेटे? चोट तो सीधा दिल पर लग गई है माँ, अब आपको क्या बताऊँ। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। बेटा ठीक तो तू नहीं लग रहा। पहले बोलता है गिर गया हूँ रास्ते में, लेकिन जब से आया है तब से तेरी बत्ती ही नहीं बंद हो रही है। अब कह रहा है तुझे चोट भी नहीं लगी। तू सच में ठीक है ना? हाँ माँ, अब क्या स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूँ? मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। बेटा खाना तो खा ले। नहीं माँ, भूख नहीं है। इतना कहकर विनय अपने कमरे में जाकर सो जाता है और सपना के सपनों में खो जाता है। जब से वो सपना से टकराया होता है, उसे हर जगह बस वही दिखाई देती थी। लेटने के बाद भी उसे बहुत देर तक नींद नहीं आती और वो बस उसी के बारे में सोचने लगता है, जिसके बाद उसकी आंख लग जाती है और वो सपना के रोमांटिक सपनों में खो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वो अपने घर की छत पर घूमने के लिए जाता है। तभी उसकी नजर अपनी पड़ोस की छत पर जाती है, जहाँ एक लड़की एक्सरसाइज कर रही होती है, जिसे देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो कोई और लड़की नहीं बल्कि सपना ही थी, जिससे टकराने के बाद वो उसके ख्यालों में खोसा गया था। जिसके बाद वो अपनी छत पर ही खड़े होकर बहुत देर तक सपना को देखता है। तभी उसकी माँ मोनिका छत पर आकर कहती है, एक काम कर बेटा, आज तू बस छत पर ही घूम ले, क्योंकि 9 तो बज चुके हैं और तेरा घूमना अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो तू ऑफिस कब जाएगा? ऐसी बात नहीं है माँ, वो बस आज मौसम अच्छा था, इसलिए मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। अब तो पता चल गया ना, तो अब नीचे चलेगा या नहीं? हाँ हाँ माँ, चलो। इतना कहकर विनय अपनी माँ मोनिका के साथ नीचे चला जाता है। कुछ समय बाद तैयार होकर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी वहीं दूसरी तरफ से सपना भी अपने घर से किसी काम से बाहर निकलती है और दोनों फिर से टकरा जाते हैं और सपना कहती है, कौन है ये अंधा? आजकल लगता है सभी नींद में चल रहे हैं। मैडम मैं कल वाला ही अंधा हूँ, सॉरी वंस अगेन। ओहो, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। उस दिन गलती तो दोनों की थी। मैंने गुस्से में ना जाने आपको कितना सुना दिया, लेकिन आपने भी कुछ बोला नहीं। आपकी बात सही है, गलती दोनों की ही थी, लेकिन आप गुस्से में थी। अगर उस टाइम मैं आपको गुस्सा दिखाता तो बात और बिगड़ सकती थी, आपको महसूस भी नहीं होता। आप बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जब सामने वाला इंसान अच्छा होता है तो बातें भी अच्छी होती हैं। वैसे मेरा नाम विनय है, और आपका? मेरा नाम सपना है। मेरी फैमिली बस अभी थोड़े समय पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई है। आई नो, मैंने आपको अपनी छत से आज सुबह ही देखा था। ओह वाओ, साउंड्स ग्रेट। दैट मीन्स हम पड़ोसी हैं। जी इत्तेफाक से सॉरी, बट अभी मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। अब पड़ोसी हैं तो मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा। इतना कहकर विनय ऑफिस के लिए चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और समय के साथ सपना और विनय की जान पहचान भी बढ़ने लगती है। दोनों रोज घंटों अपनी अपनी छत से एक दूसरे से बातें करते, जिसके चलते
विनय को बस हर समय सपना के ही रोमांटिक सपने आते। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक रोज विनय अपने कमरे में सपना के रोमांटिक सपनों में खोया होता है और नींद में बड़बड़ाता है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जब से तुम्हें देखा है तब से बस तुम्हारे ही सपने देखता हूँ। हर तरफ मुझे बस तुम ही दिखाई देती हो। कभी किचन में मेरे लिए खाना बनाते हुए, कभी मेरे साथ घूमते हुए। हम दोनों कितने खुश हैं ना। विनय अपनी नींद में बड़बड़ा ही रहा था कि तभी उसकी माँ मोनिका उसके कमरे में आती है और उसे ऐसे सपनों में बड़बड़ाते देखकर जगाते हुए कहती है, अरे उठ जा नालायक, ये नींद में क्या बड़बड़ा रहा है? हाँ क्या हुआ माँ? ऐसे कौन जगाता है? आपने मेरा कितना अच्छा सपना तोड़ दिया। आज तो संडे है, आज तो सोने दो। आग लगे तेरे सपने को। भगवान ही जाने क्या हो गया है तुझे। कोई शौक तो नहीं लग रहा? तुझे जगाने के लिए तेरा दोस्त सौरभ आया है। तुझे पूछ रहा था इसलिए तुझे जगाने आई हूँ। सौरभ आया है क्या माँ? काम की चीज इतनी देर में बता रही हो। हटो, मुझे जाने दो। इतना कहकर विनय भागते हुए अपने दोस्त सौरभ के पास जाता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, साले कहाँ चला गया था तू? कितने दिनों बाद आया है? भूल गया क्या भाई? बताया तो था ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। क्या बात है भाई, बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। परेशान नहीं, बेचैन हूँ यार। अपने पड़ोस में एक सपना नाम की लड़की आई है और जब से मैंने उसे देखा है तब से मैं हमेशा उसी के सपनों में खोया रहता हूँ। हमेशा बस यही दिखता रहता है। उसके साथ मेरी शादी हो गई है, वो मेरे घर आ गई है, मैं उसे गले लगा रहा हूँ, हम साथ में घूम रहे हैं, वो मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही है। कहाँ खो गया भाई? होश में आ, तेरी हालत तो मजनू से भी ज्यादा खराब हो गई। हाँ भाई कुछ कर, वरना मैं कुछ दिनों में पागल हो जाऊंगा। देख भाई, इसका बस एक ही इलाज है कि तू अपनी सपनों की रानी को हकीकत की रानी बना ले और जाकर अपनी सपना से अपने दिल की बात बोल दे। भाई तू सही कह रहा है, कल ऑफिस जाते ही समय उसे सब कुछ बोल दूंगा। वही सही होगा तेरे लिए। ठीक है, फिर मैं तुझसे शाम को मिलता हूँ। इतना कहकर सौरभ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह विनय जल्दी उठकर ऑफिस के लिए रेडी होकर घर से बाहर निकलता है और सपना के घर की तरफ नजर उठाकर चारों तरफ देखता है तो उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस के लिए चला जाता है और शाम को जब वो ऑफिस से घर आता है तो देखता है माँ ये हमारे अपार्टमेंट में किसकी बर्बादी हो रही है? मेरा मतलब है किसकी शादी हो रही है ये? बेटा वो जो हमारे पड़ोस में एक लड़की थी ना सपना नाम की, उसकी ही शादी हो रही है ये। क्या? इतना कहकर विनय वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तभी वो अपनी माँ से कहता है, माँ ये शादी नहीं हो सकती। बेटा शादी तो हो भी गई और दुल्हन भी अपने ससुराल चली गई, लेकिन तू रो क्यों रहा है? माँ मैं सपना को बहुत पसंद करता था और उसी से शादी करना चाहता था। बड़ी जल्दी बता दिया, अब रोने से क्या फायदा? तेरी पड़ोसन सपना के रोमांटिक सपने अब सपने बनकर ही रह गए, समझा? राधा खुद से बातें करते हुए कहती है, हे भगवान, मेरी मन्नत पूरी हो जाए, मेरे बेटे की बस अच्छी सी नौकरी लग जाए। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं होगी। वो इतने समय से इतनी मेहनत कर रहा है लेकिन कुछ भी फल नहीं मिल रहा। बस इतनी कृपा कर दो हम पर कि उसकी नौकरी लग जाए। राधा अपने बेटे दीपक के लिए बस एक नौकरी चाहती थी, लेकिन उसे इतनी ज्यादा मेहनत के बाद भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती। राधा इसी बात को लेकर हमेशा परेशान रहती। राधा का पति प्रमोद उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसकी दवाइयाँ चल रही थी, इसीलिए घर की जिम्मेदारी को उठाने के लिए राधा ही काम करती थी। एक दिन राधा काम से लौटकर वापस आती है कि तभी उसका पति प्रमोद राधा से कहता है, राधा तुम कितनी सारी जिम्मेदारी उठा रही हो। जहाँ ये सब मुझे करना चाहिए था बस तुम कर रही हो। काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता तो तुम्हारे ऊपर ये सब परेशानी तो नहीं होती ना। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अब आप क्या जानबूझकर अपनी तबीयत थोड़ी ना खराब करवाओगे? जो हो गया सो हो गया। अगर मेरी हालत होती ऐसी तो क्या आप मेरी देखभाल नहीं करते? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तुम्हारी देखभाल क्यों नहीं करता? आखिर तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारे बारे में मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? हाँ तो यही बात मैं आपको समझा रही हूँ कि आप मेरे पति हो। आपकी और इस घर की जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है और मुझे ये सब करते हुए ना ही कोई झिझक हो रही है और ना ही कोई परेशानी है। हम गरीब लोगों की सबसे बड़ी हिम्मत तो यही होती है
कि हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं, हमेशा साथ खड़े रहते हैं। बस एक बार हमारे बेटे की नौकरी भी लग जाए। हाँ, बस उसके लिए तो मैं भी परेशान रहती हूँ। मैंने तो मन्नत भी मांगी है, अगर हमारे बेटे की कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए तो मैं वो मन्नत जो मांगी है वो पूरी जरूर करूँगी। लेकिन तुमने मन्नत मांगी क्या है? आप भी कैसी बातें कर रहे हो? मन्नत मांगी है, जब तक पूरी नहीं होगी तब तक थोड़ी बता सकती हूँ। अरे ये दीपक कहाँ रह गया? अब तक तो आ जाना चाहिए था। आ जाए वो तो सब साथ में खाना भी खा लेते, लेकिन इतनी देर हो गई है अभी तक नहीं आया। तुम्हें कुछ बता कर गया है क्या? हाँ, मुझे उसने बता दिया था, एक जगह उसे फोन आया था, इसलिए वहीं गया है नौकरी की बात करने। बस जहाँ गया है वो काम भी बन जाए तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, आ ही जाएगा। तुम आओ, आराम भी कर लो। तुम ही सारी जिम्मेदारी उठा रही हो घर की, इसलिए तुम्हारा आराम करना ज्यादा जरूरी है। चलो तब तक दीपक आता है, आराम कर लो। प्रमोद और राधा भले ही गरीब हों, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई पर कभी अपनी गरीबी का असर नहीं पड़ने दिया था। उसे खूब पढ़ाया लिखाया था, लेकिन दीपक की कड़ी मेहनत के बावजूद भी दीपक को नौकरी नहीं मिलती और वो मायूस होकर घर आता है। दीपक बहुत निराश हो गया था इन सब चीजों से और वो हार मानकर एक दिन घर पर ही बैठ जाता है कि तभी दीपक को उदास देखकर राधा दीपक के पास आकर कहती है, क्या हुआ बेटा, ऐसे उदास क्यों बैठा है? तुझे जाना नहीं है क्या नौकरी पता करने के लिए? माँ, उदास ना हूँ तो क्या करूँ मैं। जहाँ भी मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता हूँ वहाँ मेरे अलावा सबका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन बस मैं ही हूँ जो बिना नौकरी के घर लौटता हूँ। अच्छा तो ये बता, ऐसे निराश होने से क्या तुझे नौकरी मिल जाएगी या तुझे नौकरी वाले घर आकर बोलेंगे कि दीपक जी आपके उदास होने की वजह से हम ये नौकरी आपको देते हैं? नहीं ना? माँ, आप ये सब क्या बातें कर रही हो? यहाँ मैं पहले से ही परेशान हूँ और आप है कि ज्ञान दे रही हो। बेटा, ज्ञान ही दे रही हूँ मैं, जो शायद तुझे आगे काम आ जाए, क्योंकि अगर तुझे नौकरी आसानी से मिल जाती तो तेरी पढ़ाई का क्या मान। लेकिन तुझे थोड़ी परेशानी इसलिए ही हो रही है ना, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा लोग अब काबिलियत देखते हैं, जो किसी न किसी को तेरे अंदर दिखाई जरूर देगी। हाँ माँ, आप सही बोल रही हो। मेरे अंदर इतना सारा टैलेंट है और मैं ये सारा टैलेंट यहाँ बैठकर उदास होने में ही खराब कर रहा हूँ। बिना कोशिश करे ही मान गया मैं तो हार, तो मेरे इतने पढ़े लिखे होने का क्या फायदा? अब समझाना तो मेरी बात, इसलिए तब तक कोशिश करता रहे जब तक कि तुझे नौकरी नहीं मिल जाती, और हम लोग तेरे साथ ही है ना, इसलिए तू घबरा मत और कोशिश कर। राधा अपने घर में सबको समझाती है, लेकिन उसे खुद भी पता है कि बिना पैसों के घर चलाना दिन पर दिन अब कठिन होता जा रहा है। लेकिन फिर भी राधा कहीं न कहीं से कोई न कोई जुगाड़ करके अब तक जिस तरह घर चला रही थी वैसा ही आगे भी चलाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके घर का राशन खत्म हो जाता है। तब वो अपने पास के ही बनिए की दुकान पर जाकर कहती है, भाई साहब थोड़ा राशन दे दीजिए, मैं आपको कुछ दिनों में पैसे वापस कर दूंगी। अरे बहन जी, आपसे तो पहले के ही पैसे वापस नहीं किए जा रहे हैं और आप फिर मुंह उठाकर आ गई राशन लेने। पहले अब तक की उधारी चुकाओ, बाद में आगे की बात करना। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? थोड़ा तो समझो ना, मैं थोड़े ही दिनों में दे दूंगी आपके पैसे, कहीं लेकर भाग थोड़ी जाऊंगी। और वैसे भी आपके पैसे तो दे ही देती हूँ ना, लेकिन आप ऐसे करोगे तो हमारे लिए सही नहीं होगा। देखिए बहन जी, आपकी गरीबी का रोना तो रोज का ही है, लेकिन मुझे भी तो अपना सोचना है ना। और जब पैसे नहीं है आपके पास तो मैं आपको राशन भी नहीं दे सकता, मुझे माफ कीजिए। बनिया राधा को राशन देने से मना कर देता है और वहाँ से जाने को बोलता है। राधा बिना राशन के ही घर आती है। वहाँ दीपक अपने हाथ में मिठाई लेकर आता है और अपनी माँ और पापा को मिठाई खिलाकर दोनों से कहता है, माँ, मेरी नौकरी लग गई है, वो भी एक बहुत अच्छी कंपनी में। आप सही बोल रही थी माँ। अरे वाह, भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली। अब मैं भी अपनी मन्नत पूरी करूंगी, 101 लोगों को घर में भोज करवाऊंगी। देर से ही सही, लेकिन हमारी इच्छा तो पूरी हुई ना। तुम्हें मन्नत ही मांगनी थी तो कोई और सी मन्नत मांग लेती ना। ये इतने लोगों का भोज करवाना पता भी है कितना खर्च होगा। अभी दीपक की नौकरी लगी है, बस तुमने खर्चा करना शुरू कर दिया। हाँ माँ, इतने लोगों का भोज करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, और गरीब के घर में भोज पता है ना आपको। हमारे पास अभी पैसे बिल्कुल भी नहीं है, हम आपकी मन्नत बाद में पूरी कर देंगे। ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हो? इतनी मुश्किल से दीपक की नौकरी लगी है। मैंने मन्नत मांगी थी कि दीपक की नौकरी लगने की खबर सुनते ही 2 दिन बाद में गरीब के घर 101 लोगों का भोज करूंगी। यही तो बोल रहा हूँ मैं, गरीब के घर में भोज करने की बात बोल रही हो तुम।
हम कोई अमीर नहीं है कि तुम्हारी इस मन्नत को तुरंत पूरी कर देंगे। कम से कम इसमें 2-3 महीने का समय तो लगता ही है ना। पहले ही हमें कितने लोगों का कर्जा देना है, अब इस बोझ के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप लोग मेरा साथ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मुझे ऐसे निराश तो मत करिए ना। और मैंने मन्नत अपने बेटे के लिए मांगी थी तो मैं पूरी करके ही मानूंगी। माँ, हम आपका साथ तो देना चाहते हैं, लेकिन बिना पैसों के हम कैसे आपका साथ दे सकते हैं? ठीक है, तुम्हारी नौकरी लग गई है ना, तो तुम उसकी तैयारी करो। मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है और कैसे करना है। आप दोनों की मदद की कोई जरूरत नहीं है मुझे। राधा अपने पति और बेटे की बात सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है और भोज करने के लिए सोचने लगती है। लेकिन राधा को भी अच्छे से पता था कि उसके हालात कैसे हैं। तभी राधा अपने आप से बात करते हुए कहती है, मैंने ये कान के बूंदे अपनी बहू के लिए रखे थे, लेकिन अभी मैंने जो मन्नत मांगी थी उसे पूरी करना ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। इतना बोलकर राधा वो कान के बूंदे बेच देती है और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे भोज की तैयारी करती है। अगले दिन राधा अपने घर के बाहर ही चादर बिछाकर 101 लोगों को भोज करवाती है। तो वहाँ दीपक और प्रमोद आते हैं। प्रमोद राधा से कहता है, मैं तुमसे कब से पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए भोज के लिए? बताओ तो सही। देखिए, मैंने जो मन्नत मांगी थी मेरे लिए वो पूरी करना अभी सबसे ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने अपने सोने के बूंदे बेच दिए। लेकिन माँ, आपके पास तो सपने के नाम पर बस बूंदे ही थे और आपने वो भी मेरे लिए बेच दिए। बेटा, मैंने मन्नत मांगी थी, भगवान ने अगर हमारी सुनी है तो हमें भी तो अपनी बोली हुई बात माननी ही पड़ेगी ना। और मुझे खुशी है कि हम गरीब के घर भोज हुआ, इतने लोगों का हमारे जरिए पेट भरा। राधा ने आखिरकार अपने घर पर भोज करवा ही दिया और मांगी हुई मन्नत भी पूरी हुई। रमेश एक बहुत ही गरीब आदमी था जिसकी 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी काली, छोटी बेटी पूजा, तीसरी बेटी रानी। जहाँ बाप के लिए एक बेटी की शादी करना मुश्किल होता है, वहीं गरीब रमेश अपनी 3 बेटियों की शादी को लेकर चिंता में था। सबसे ज्यादा उसे चिंता अपनी सबसे बड़ी बेटी काली की थी, क्योंकि जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका रंग रूप था, जिसकी वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। और उसकी वजह से उसकी बाकी बेटियों की भी शादी रुकी हुई थी। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय वो अपने काम पर जा रहा था कि तभी उसकी पड़ोसन सरिता उसे रोकते हुए कहती है, कहाँ रहते हो रमेश भाई साहब जी? आज बड़े दिन बाद दिखाई दिए आप, कहीं गए थे क्या? हाँ सरिता जी, अपनी बड़ी बेटी काली के लिए रिश्ता देखने गया था, लेकिन उसके काले रंग की वजह से कहीं बात नहीं बन पा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। भाई साहब, आप परेशान मत होइए, जब आपकी लड़कियों के लिए रिश्ता मिलना होगा तो मिल जाएगा। सरिता जी, आप तो बचपन से ही देख रही हैं मेरी बेटियों को, उनके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी बड़ी बेटी की वजह से मेरी 2 बेटियों की शादी और रुकी हुई है। इसीलिए मुझे ज्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे समय निकल रहा है। मैं आपकी परेशानी अच्छे से समझ रही हूँ। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। बिना माँ की बेटियों को पालना, उनकी शादी करना बहुत बड़ी चीज होती है। फिर भी आपने अपनी बेटियों में कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ के ना होने पर भी आपने उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आप जानती हैं सरिता जी, आजकल तो लड़कियों की अच्छे घर में शादी 2 तरीके से ही होती है, या तो लड़की सुंदर हो या तो पैसे वाली हो। लेकिन मेरी बड़ी बेटी ना ही सुंदर है, ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं जो मैं ज्यादा दहेज देकर अच्छे घर में उनकी शादी कर सकूं। आप अपना मन छोटा मत करिए, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। आपको इतना सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। और अगर आपको मंजूर हो तो मैं आपकी छोटी बेटी रानी की शादी की बात अपनी देवरानी के लड़के के साथ चला सकती हूँ। लेकिन सरिता जी, बड़ी बेटी को घर बिठाकर छोटी बेटी की शादी करूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि बड़ी बेटी को बिठाकर छोटी बेटी की शादी क्यों कर रहा है। लोग न जाने कितनी बातें बनाएंगे। आपको अपनी बेटियों के बारे में सोचना है या लोगों के बारे में? वो क्या सोचते हैं क्या नहीं, इससे आपको क्या लेना देना। शादी तो आपको ही तीनों की करनी है ना। जिसकी जैसे मिले कर दीजिए। आप सोच लीजिए शाम तक और मुझे बता दीजिए। अगर आपकी हाँ हुई तो मैं आगे बात बढ़ाती हूँ। सरिता इतना कहकर अपने घर चली जाती है और रमेश भी अपने काम पर चला जाता है। कुछ समय बाद रमेश काम से लौटकर घर आता है और बहुत सोचने समझने के बाद वो सरिता की बात मान लेता है और अपनी बड़ी बेटी से पहले अपनी छोटी बेटी रानी की शादी पहले करने के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद सरिता लड़के वालों से बात करके उन्हें मिलने के लिए घर बुलाती है। अगले दिन लड़के वाले रमेश के घर आते हैं। तभी उसकी बड़ी बेटी काली सबके लिए चाय नाश्ता लेकर वहाँ आती है।
जिसे देखकर लड़के की माँ मालती कहती है, जेठानी जी, आप ये किन लोगों के घर लेकर आई हो हमें? इनका ना तो घर अच्छा है ना ही लड़की, कहीं तुम हमें धोखा तो नहीं दे रही हो? नहीं नहीं मालती, ये वो लड़की नहीं है जिसे हम देखने आए थे, ये तो इसकी बड़ी बहन है। इसकी शादी नहीं हुई अभी तक? अरे मैं भी क्या पूछ रही हूँ, इसकी जैसी काली लड़की से शादी कौन करेगा? मैं तो कभी सपने में भी ऐसी लड़की को अपने घर की बहू ना बनाऊं। इस तरह किसी के घर में बैठकर उसकी बेटे की इंसल्ट करना ठीक नहीं है मालती। तुम पैसे वाली हो, ये लोग गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनकी बेइज्जती करो, और पहले लड़की को तो देख लो तब बात करो। जेठानी जी, अब जो जैसा होगा उसके लिए वैसा ही कहा जाएगा ना। मुझे बस मेरी होने वाली बहू को दिखाइए, और किसी चीज से मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये रिश्ता पक्का हो गया तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इनकी ये बड़ी काली बेटी मुझे शादी में नहीं देखनी चाहिए। आप चिंता मत करिए, आपको ये लड़की नहीं दिखाई देगी पूरी शादी में कहीं भी। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी रमेश की छोटी बेटी रानी वहाँ आती है और उसे देखते ही मालती उसे पसंद कर लेती है और पंडित को बुलाकर शादी की तारीख भी तय कर देती है। यूं ही समय निकलता है। समय के साथ तय किए हुए मुहूर्त पर रमेश की छोटी बेटी रानी की शादी सूरज नाम के लड़के से होती है। ऐसे ही थोड़ा समय और निकलता है। समय के साथ देखते ही देखते जैसे तैसे करके रमेश अपनी सबसे छोटी बेटी पूजा की भी शादी तय कर देता है। अब उसकी बड़ी बेटी काली ही बची थी। एक रोज काली मार्केट से सब्जियां लेकर लौट रही थी। तभी उसकी पड़ोसन कमला उसे रोक कर कहती है, क्या बात है काली बेटी, आज तू सब्जियां लेने के लिए मार्केट कैसे निकल गई? तू तो कभी घर से बाहर नहीं निकलती। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तेरी दोनों छोटी बहनों की शादी हो गई सिवाय तेरे। अरे कब तक तू ऐसे अपने गरीब बाप पर बोझ बनकर पड़ी रहेगी? आंटी जी, अगर आपने भी मुझे मेरे रंग को लेकर ताना मारने के लिए रोका है ना, तो मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत काम है। और बात है तो कोई बता दीजिए। अरे बहनों, जरा इस लड़की की अकड़ तो देखो, ना शक्ल ना सूरत ना कोई गुण, फिर भी इतना घमंड है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि इस काली सी को घमंड किस बात का है। आंटी जी, मुझे किसी बात का कोई घमंड नहीं है और ना ही मुझे किसी से कोई शिकायत है। जो भी है ये मेरी किस्मत है, जब मेरे नसीब में शादी लिखी होगी तो हो जाए। काली इतना कहकर अपने घर चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। तभी रमेश वहाँ आता है, जिसे देखकर काली कहती है, पिताजी, क्या मैं आप पर बोझ हूँ? लोगों को मेरे काले रंग के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। क्या सुंदरता ही सब कुछ होती है? इंसान का स्वभाव कोई मायने नहीं रखता। क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब किस्मत का खेल है और तू मेरे लिए कोई बोझ नहीं है। लोगों का काम ही है बोलने का। तू उनकी बातों को एक कान से सुन और एक कान से निकाल दे और सारी चीजें किस्मत पर छोड़ दे। पिताजी, किस्मत पर क्या और कब तक छोड़ दूं? अगर भगवान ने मुझे काला रंग दिया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? लोग मुझे ताने क्यों मारते हैं? उन्हें कुछ और दिखाई नहीं देता क्या? रमेश अपनी बेटी काली को समझा ही रहा था कि तभी उसकी सहेली रूपाली उसके घर आती है और उसे खुशी से गले लगाते हुए कहती है, काली, तेरा सपना पूरा हो गया। तेरा गवर्नमेंट टीचर में सिलेक्शन हो गया है। तूने एग्जाम में टॉप किया है। अब तू एक गवर्नमेंट टीचर बन गई है। तू सच बोल रही है ना? देख, इस चीज को लेकर मुझसे मजाक मत करियो। माँ कसम, मैं सच बोल रही हूँ। तेरी सरकारी नौकरी लग गई है। अब तू किसी के ऊपर बोझ नहीं है। देखा बेटी, मैंने तुझसे कहा था ना कि भगवान कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करता है। और आज मुझ गरीब की झोली में उसने सब कुछ डाल दिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चल सभी मोहल्ले वालों को मिठाई खिलाकर आते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा पिताजी। इस बहाने मुझे ताना मारने वाले लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। आपने सही कहा था, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अगले दिन सुबह रमेश अपनी बेटी काली के साथ उसे सरकारी नौकरी मिलने की खुशी में पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रहा था। तभी उसकी पड़ोसन कमला फिर उसके पास आती है और उसे हाथों में मिठाई का डब्बा लिए हुए देखकर कहती है, क्या बात है रमेश जी, आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। और ये मिठाइयाँ किस खुशी में बांट रहे हैं आप? आपकी काली बेटी का रिश्ता तय हो गया क्या? इसको किसने पसंद कर लिया? कमला जी, मेरी काली बेटी की सरकारी नौकरी लग गई है, इसीलिए मैं पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट रहा हूँ। जरूरी नहीं है ना कि आपको मेरी काली बेटी के अंदर कोई गुण ना दिखाई दे तो किसी को ना दिखाई दे। अगर मेरी जगह आपकी बेटी स्वरूप रंग की होती तो क्या आप फिर भी उसे ऐसे ही ताने मारती, या कोई उसे ताने मारता तो आप बर्दाश्त करती?
लेकिन आज मेरी उसी बेटी ने अपने आप को इतना काबिल बना लिया कि लोग अब उसके रंग को नहीं बल्कि उसकी काबिलियत को देखेंगे। रमेश की बात सुनकर कमला को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो रमेश और उसकी बेटी काली से अपनी गलती की माफी मांगती है और उसकी बहुत तारीफ करती है। इस तरह से एक तरफ काली को अपने काले रंग के चलते मिलने वाले ताने और रमेश को अपनी गरीबी भरी जिंदगी से छुटकारा मिलता है।